प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया गया है। हमने आपको पहले पढ़ाया कि संचार क्या है, संचार के कार्य क्या है, जनसंचार क्या है, जनसंचार की विशेषताएं क्या है, जनसंचार कितने प्रकार का होता है, जनसंचार माध्यम क्या होते हैं, जनसंचार माध्यमों की क्या विशेषता है। अब आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है जनसंचार के कार्य। जनसंचार का पहला कार्य है सूचना देना। दुनिया भर में जहां भी कुछ भी घटित होता है उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाती है, और जहां तक जो भी सूचना आपको प्राप्त होती है वो जनसंचार के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, इंटरनेट हो, कोई भी माध्यम हो या पत्र पत्रिकाएं हो। दूसरा काम होता है शिक्षित करना। जनसंचार हमें जागरूक करने का करता है, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो जितने भी समाज में जितना भी जन जागरण करता है वो जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही होता है। देश दुनिया में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसका परिचय हमें जो है वो जनसंचार ही कराता है। जनसंचार का अगला कार्य है मनोरंजन करना। आप देखते हैं आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जितना भी मनोरंजन होता है, अगर आप उनके माध्यम मनोरंजन के माध्यमों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि रेडियो, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं, जिनके माध्यम से आप पढ़ करके, सुन करके और देख करके अपना मनोरंजन करते हैं। जनसंचार माध्यम जो है वो एजेंडा तय करने का काम भी करता है। आप समाचार पत्र या किसी भी चैनल में किसी भी खास मुद्दे को देखते हैं तो मुद्दा जो है वो लोगों में, सामान्य जन समूह में चर्चा का विषय बन जाता है, और उसके बाद वो एक मत तय करता है जिसके माध्यम से वह अपनी बात जो सरकार तक पहुंचाता है। तीसरा अगला जो काम है वो है निगरानी करना, क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, इसीलिए मीडिया सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी चीजें हैं, कामकाज पर निगरानी का काम करता है। सरकार कोई गलत कदम उठा रही है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाना भी जो है वो मीडिया का काम है। इसीलिए ये मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह यह देखे कि कोई भी सरकार, संगठन, कोई भी अगर सरकार कोई भी समाज के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है तो उसके प्रति, उसके खिलाफ जो अपनी आवाज उठाए। विचार विमर्श के जन जागरण माध्यम विभिन्न विचारों को मंच प्रदान करते हैं, क्योंकि जब आप देखते हैं कि तरह तरह की डिबेट जो है वो न्यूज चैनलों पर चल रही होती है, चाहे वो अ, अगर मैं बात करूं कि राम जब राम मंदिर बना था तो उसके पहले जो है इन विभिन्न चैनलों ने मुहिम चलाई थी कि ताकि समाज में कोई भी टकराव की स्थिति पैदा ना हो। इसीलिए सभी दूरदर्शन चैनलों ने ये मुहिम चलाई थी कि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसे वो उसकी वो सम्मान करेंगे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। और उनकी मुहिम रंग लाई कि श्री राम मंदिर के पक्ष में जब ये फैसला आया तो कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। तो ये काम जो है वो अ, जनसंचार करता है। अब इससे अगला कदम है जनसंचार के कार्यों के बाद आता है कि भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास कैसे हुआ। ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने ही भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास कराया। ये मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता के द्वारा ही हमने जो है वो विज्ञान में प्रगति पाई, तकनी जो हमारी तकनीक है वो ज्यादा सुधर पाई। लेकिन अगर हम मिथ के पात्रों की बात करें तो नारद जो है वो भारत के सबसे पहले समाचार वाचक माने जाते हैं। वो धरती से देवलोक और देवलोक से धरती के सारे समाचार मिनटों में, सेकंडों में पहुंचा देते थे। इसके बाद महाभारत का जिक्र आता है। महाभारत में धृतराष्ट्र और गांधारी कहते हैं कि हम तो यहाँ पर हैं, हम हमें कैसे पता चलेगा। तो संजय पात्र है जो बिना तार के ही वो सारे युद्ध की सारी सूचनाएं देता है। तो अब ये तो इसके कोई पुख्ता परिणाम नहीं है कि वो किस माध्यम से का उपयोग करके वो जो सारी बातें लाइव सुनाते थे, इसका कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है। इसके बाद है कि भारत में भले ही जो है वो
पाश्चात्य संस्कृति का ये तकनीकी विज्ञान बाद में आया, लेकिन जन जागरण में कोई कसर नहीं थी। जितने भी देश थे, शिलालेख लिखे हैं, संदेश लिखे हैं, वो जो है ना व्यवस्था को मजबूत करते हैं। रोज नामचे लिखे जाते थे, नियुक्ति किए जाने लगी, जनता के बीच संदेश पहुंचाने की सही व्यवस्था की गई। भारतीय परंपराओं, अगर इसके समानांतर बात करें तो भारत में एक सुलझी व्यवस्था मौजूद थी। भारत में जन जागरण का काम जो है वो नाटक रूपों ने, कथावाचकों ने, राग रागनियों ने, तमाशों ने, नौटंकियों ने और लावनी और गंगा गोरी और यक्षगान आदि के माध्यम से किया गया। इन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही थे, बल्कि एक संदेश को दूसरी जगह तक भी पहुंचाने का काम करते थे। हाँ, आधुनिक अगर माध्यमों की बात की जाए तो ये सब अंग्रेजों की देन है, चाहे रेडियो हो, टेलीविजन हो, इंटरनेट माध्यम पद्धति हो। धीरे धीरे, लेकिन ये धीरे धीरे अगर हम साहित्य में सीरियल्स वगैरह में देखें तो भारतीय नाट्य परंपरा से ही परिचालित आपको दिखाई देंगे। इनमें अंग्रेजों की छवि नजर नहीं आती है। अगर जनसंचार माध्यमों की बात की जाए तो समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट, इनके माध्यम से सारी सामग्री आम जनता तक पहुंचती है। राष्ट्र के मानस को तैयार करने का काम जनसंचार करता है। अब अगला नंबर आता है समाचार पत्र और पत्रिकाओं का। सबसे जनसंचार का सबसे मजबूत कड़ी पत्र और पत्रिकाएं मानी जाती हैं। इसका एक बड़ा दर्शक वर्ग होता है। ये 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 माना कि रेडियो और टेलीविजन बहुत ज्यादा ताकतवर है, उनकी तीव्रता ज्यादा अधिक है क्योंकि उनमें वाणी भी है और शब्द भी हैं। लेकिन आरंभिक रिकॉर्ड करने वाला जो अगर कहें तो प्रिंट माध्यम ही है। अब पत्रकारिता किसे कहते हैं? रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता है, लेकिन आरंभ में प्रिंट माध्यमों के जरिए ही खबरों के आदान प्रदान को पत्रकारिता कहा जाता था। प्रिंट माध्यम जो है, प्रिंट माध्यम जैसे समाचार पत्र है, पत्रिका है, उनके माध्यम से संवादों को इधर से उधर भेजने का काम पत्रकारिता थी। समाचार का पहला पहलू है समाचारों का संकलन करना, मतलब जितने भी समाचार फील्ड से आए उनको इकट्ठा करना। दूसरा, उन इकट्ठे किए गए समाचारों को की त्रुटियों को दूर करके उसको संपादित होने के लायक बनाना। और तीसरा है पत्र पत्रिकाओं में छपवा कर पाठक तक पहुंचाना। तो तीसरा जो काम है ये तकनीकी से संबंधित है, लेकिन पहले जो दो काम है, समाचारों को इकट्ठा करना, उसको संपादित करके छपने लायक बनाना, इसके लिए एक विशेष बोधकीय और पत्रकारीय कौशल की जरूरत पड़ती है। संवाददाता किसे कहते हैं? जो फील्ड से, क्षेत्र से सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके लेकर आता है, उसे संवाददाता कहते हैं। फीचर लेखक को फीचर, खबर या लेख को व्यवस्थित करने का काम संपादक वर्ग का होता है। संपादकीय विभाग इकट्ठी करके लाई गई सामग्री को छपने लायक बनाता है, त्रुटियों को दूर करता है। हालांकि अखबार दुनिया में 400 साल पहले आ गया था, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 1780 में अगस्त हिकी के बंगाल गजट से हुई थी, जो कोलकाता से निकलता था। अगर भारत के पहले हिंदी साप्ताहिक पत्र की बात की जाए तो उसका नाम उदंड मारदंड है, जो कलकत्ता से ही छपा था और जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने संपादित किया था सन 1826 में। इसके बाद भारत में जो है अनेक पत्र पत्रिकाएं निकली। आजादी के बाद की बात करें तो नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, धर्म युद्ध, साप्ताहिक हिंदू, दीनमान रेडियो, इंडिया टुडे, आउटलुक, न जाने कितनी पत्र पत्रिकाएं हैं जो आज इनमें से कुछ बंद हो चुकी हैं और कुछ समाचार पत्र अभी चल रहे हैं। आजादी के बाद जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन लगे, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सुरेंद्र प्रताप सिंह। आप देखेंगे कि ये सभी कवि भी थे, लेखक भी थे और साथ में पत्रकार भी थे। रेडियो दुनिया में सबसे पहले 1895 में आया, जिसे इटली के इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस
सेट के जरिए ध्वनि और संकेतों का एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने में कामयाबी हासिल की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में सूचनाओं का आदान प्रदान करने का सबसे पहले महत्वपूर्ण औजार बन गया था ये। शुरुआती रेडियो स्टेशन सन 1892 में अमेरिका के 3 शहरों में पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुला और उसी के समानांतर भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक विभाग के कोलैबोरेशन से एक संगीत कार्यक्रम का प्रसारण किया, लेकिन इसको हम विधिवत रेडियो स्टेशन कहना नहीं मानेंगे। एक सही तरह से रेडियो स्टेशन का निर्माण तब नहीं हुआ था। विधिवत रेडियो स्टेशन का निर्माण सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना के बाद ही हुआ। तब तक आजादी के समय तक सन 1942 तक भारत में 9 रेडियो स्टेशन चालू कर दिए गए थे, जिनमें से आज 3 पाकिस्तान या बांग्लादेश में है, जैसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। इनमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से चले गए। आज भारत में 140 बोलियों में 24 भाषाओं में ये कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। 1993 में FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल शुरुआत हुई। इसमें निजी कंपनियों ने अपना कदम रख दिया और तरह तरह के समसामयिक कार्यक्रमों का प्रसारण, लेकिन इनको समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगी। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को सरकार के नियंत्रण से बाहर निकालकर एक स्वायत्त शासी निकाय यानी इंडिपेंडेंट यूनिट की स्थापना कर दी गई। और लेकिन लंबे समय तक सरकारी तंत्र के अंदर रहा था रेडियो, तो उसके अंदर एक जड़ता सी आ गई थी। 1995 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया कि ध्वनि तरंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। इसके बाद अनेक लोगों ने इसमें चरण रखे। FM के दूसरे चरण में 90 शहरों में 350 से अधिक निजी FM चैनल शुरू हो गए। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। गांधी जी का वक्तव्य भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी तात्कालिक घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। ध्वनि तरंगों के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचता है। दूर दराज के गांव में भी मनोरंजन का एक बड़ा साधन है। भारतीय इलाकों में हर क्षेत्र पर जो है वो दूरदर्शन की पहुंच है, रेडियो की पहुंच है। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी FM स्टेशनों, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले रेडियो जर्मनी, मॉस्को रेडियो, रेडियो पेचिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण हम एमेच्योर रेडियो क्लबों, स्वतंत्र समूह द्वारा संचालित और पंजीकृत रेडियो स्टेशन के रूप में हम देखते हैं।